हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी बिल्कुल होना चाहिए फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने फिर से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। माइंड इट, दिख गया शुरू में ही कुछ प्रॉब्लम है लोचा। चलिए अब ठीक है। आज हम लोग सेक्शन 222 यानी डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड की बात करेंगे। कितने? डीम्ड डिविडेंड की बात करेंगे। और इस सेक्शन में बेसिकली हम लोग बात करेंगे 222A, B, C, D, and E. There are five sub clause. Means section 2, clause 22, sub clause A, sub clause B, sub clause C, sub clause D, and sub clause E. सर ये है क्या? बेसिकली मैंने आप लोगों को डिविडेंड बताया है, मैं अब फिर से नहीं जाने जा रहा कि तीन तरह के डिविडेंड होते हैं। एक होता है प्रपोज डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरम डिविडेंड, और तीसरा होता है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड का नाम आपने केवल टैक्सेशन में सुना है और सुनेंगे, नथिंग एल्स। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। दिस इज योर डीम्ड डिविडेंड। देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। देयर इज नो एनी नीड ऑफ अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट एट ऑल। आपको करना क्या है कि इन पर आपको टैक्स देना है, बस इतना याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन प्रोविजंस वी आर नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस, दैट्स इट। क्या कहता है? ये पांच तरह के डीम्ड डिविडेंड हैं। कितने? पांच तरह के। द फर्स्ट वन इज सेक्शन 222A। होता क्या है, गवर्नमेंट को लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं। बट ऑब्वियस है कि लोग टैक्स इवेजन, टैक्स को रिड्यूस करना, टैक्स बर्डन को कम करना, दे जस्ट come out with different type of techniques so that the taxation can be reduced, so that the income can be reduced, so that the tax can be evaded, so that the amount can be applied in different ways, so that the tax burden can be reduced। means there are different ways ताकि गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसमें से एक है, जरा ढंग से सुनेंगे। सेक्शन 222A। अब तक हमें यह मालूम था कि जब हम लोग डिविडेंड देते हैं ना, तो हमारे पास ये एक बैलेंस शीट रहती है। अच्छा, ये बैलेंस शीट है किसी कंपनी की। टी फॉर्म में बना रहा हूं मैं, वर्टिकल फॉर्म में नहीं बना रहा। चलिए ठीक है, समझाना है हम आपको। तो अब कंपनी डिविडेंड पे करती है। जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी को मालूम है कि गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं टैक्स लेने के। अब चाहे वो पुरानी बात हो गई, इस साल से ये एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 115O पहले क्या था? ये सेक्शन था, इस साल फाइनेंस एक्ट 2020 से एक तरह से इसको डीएक्टिवेट किया गया है। एक्टिवेट था, डीएक्टिवेट किया गया है, ये आप कह सकते हैं। तो सेक्शन 115O था जो कहता था जो कंपनी डिविडेंड देगी, जो कंपनी डिविडेंड देगी उसको सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O पे करना पड़ेगा। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम with the company because the company was interested to declare to paid the amount of dividend to the shareholders, but due to this कंपनी उतना डिविडेंड नहीं दे पा रही थी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कंपनी के पास 100 रुपए थे। 2 मिनट के लिए मैं हल्का सा बता रहा हूं, मैं यहां पर ग्रॉस अप और नट करके नहीं चल रहा, एक नॉर्मल आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि तो 100 रुपए पर कंपनी को 15 रुपए टैक्स देने पड़ रहे थे। अब कंपनी अपनी जेब से ये दे रही थी, तो कंपनी एक तरह से डिक्लेयर अमाउंट कम कर दे रही थी क्योंकि कंपनी को टैक्स भी पे करना था उस पर। पहले ये सिस्टम क्या था? शेयर होल्डर्स के ऊपर टेंशन थी कि शेयर होल्डर को टैक्स पे करना है। अब भी यही टेंशन आ गई है कि शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना है, दोबारा आ गया है। सेक्शन 1034 आप एक बार जरूर देख लेंगे। सेक्शन 115O अगर नहीं जानते तो मैंने इतना तो बता दिया। 1034 कहता है कि अब आपको शेयर होल्डर्स को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इस सेक्शन में। इज इट क्लियर?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर होल्डर्स को सेक्शन 115 ओ का कोई डिविडेंड मिलता है, अब 115 ओ में 3 तरह के डिविडेंड बताए गए हैं, डिक्लेयर्ड यानी प्रपोज डिविडेंड, पेड यानी एंटरिम डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी डीम्ड डिविडेंड। पहले भी यही था, ये 3 तरह के डिविडेंड अगर वहां पर पे होते थे तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब ना तो ये सेक्शन है और ना तो ये सेक्शन बचा, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्पशन खत्म हो गया, कंपनी को अब टैक्स देना नहीं है। इज इट क्लियर? वन टाइम टैक्स लगेगा शेयर होल्डर्स के हाथ में। मैंने आपको 1034 में सारी डिटेल्स बताई थी, आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन। अच्छा, लेकिन तब भी ये प्रोविजंस इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। डिविडेंड डिविडेंड का कंसेप्ट तो अभी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी टैक्स कम करना चाहती है, बर्डन अपना या शेयर होल्डर को बेनिफिट देना चाहती। करना क्या है इसमें, जरा ढंग से सुनेंगे कि एक कंपनी है, उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल हैं 1 लाख के। थ्योरी डायरेक्ट समझाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। इस इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 कैश के अगेंस्ट है और बोनस है 20,000 का, यानी टोटल 1 लाख कैसे हुआ, ऐसे हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, बोनस शेयर इशू किए गए थे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो 80,000 पर 20,000 1 लाख हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लेते हैं 60,000 का। कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी के पास कैश है 70 या 80,000 का, कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट हैं, 2 एसेट्स हैं, मान लेते हैं पहली एसेट है 50,000 की और दूसरी एसेट है 30,000 की। ये बैलेंस शीट है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इस इक्विटी शेयर कैपिटल में मिस्टर ए, बी, सी और डी, इसके पास 5% शेयर्स हैं, इसके पास 30% हैं, इसके पास 40 हैं और इसके पास 25 है। ये शेयर होल्डिंग है। 2 मिनट के लिए हम ये एक नॉर्मल फिगर लेकर के चलते हैं। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है कैश में, लेकिन कंपनी को मालूम है कि ये शेयर होल्डर मेरे हैं, अगर इनको हम डिविडेंड देंगे तो इनके ऊपर टैक्स बर्डन आएगा। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, हमें शेयर होल्डर को फायदा देना है, दे देते। लेकिन अगर कैश में डिविडेंड जाएगा, क्योंकि डिविडेंड के लिए कंपनी लॉ में एक ही प्रोविजन है, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक, या फिर डिविडेंड वारंट के तौर पे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका डिविडेंड नहीं माना जाता। क्लियर? तो कंपनी ने कहा इन लोगों से, क्या चाहते हैं आप लोग? इन्होंने कहा डिविडेंड, प्रॉफिट है, कैश भी है, दे दो। कंपनी ने इनसे कहा भाई अगर मैं तुम्हें डिविडेंड देता हूं या देती हूं तो तुम लोग के ऊपर टैक्स बर्डन आएगा। पहले मेरे ऊपर था, अब तुम्हारे ऊपर है, आएगा तो सही। बोलो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो इन लोगों ने कहा हमें डिविडेंड चाहिए। तो कंपनी का एक काम करते हैं, अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू आर नीडेड टू गेट द बेनिफिट ना, अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू आर नीडेड टू गेट द बेनिफिट ना। ठीक, मैं काम करता हूं, हम ये एसेट रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? या तो फुल एसेट या तो पार्ट ऑफ द एसेट रिलीज कर देते हैं और इसका पैसा हम आप लोगों में बांट देते हैं, या इसका पैसा किसी एक को दे देते हैं। जरूरी नहीं कि सबको दिया जाए। अल्टीमेटली द शेयर होल्डर्स आर गेटिंग द बेनिफिट, वेदर वन और ऑल और सम ऑफ देम। गवर्नमेंट ने कहा भाई आपका काम है ये, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा यह आपका काम है, शेयर होल्डर को आप जो भी मन में आएगा वो दे दोगे। आप क्या हो? आप कंपनी हो, आपका पर्पस क्या है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। आपको डिविडेंड देना है, दो। ये एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा बिजनेस कर रहे हो भाई? ये गवर्नमेंट ने कहा। ये कौन सा काम कर रहे हो तुम? एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दिस इज नॉट द केस ऑफ द डिविडेंड।
अगर डीम्ड डिविडेंड हटा दो, दिस इज नॉट द केस ऑफ द डिविडेंड. अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, नॉट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट इन एनी अदर फॉर्म बाय वे ऑफ रिलीजिंग द एसेट. और ये एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, इसीलिए कहा गया डिस्ट्रीब्यूशन. इसीलिए जब हम डीम्ड डिविडेंड की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा बवाल होता है भाई? ये कौन सा तरीका होता है कि आपने कंपनी बनाई है, एसेट को बांट रहे हो? एसेट बांटने का कोई सिस्टम होता है क्या? अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि जो 5% वाला है उसको एसेट बांटा या सबको बांटा, किसी एक को या सबको या कुछ को बांटा, सारी एसेट्स बांटी या कुछ एसेट बांटी, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द केस ऑफ द डिविडेंड. जिसको जितना हिस्सा मिलेगा उनके ऊपर उतना टैक्स लगेगा एज अ डिविडेंड. और इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानते हैं. क्या मानते हैं? डीम्ड डिविडेंड. चलो भाई, सर ये तो समझ में आ गया. अभी कहां समझ में आया भाया? एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो फेस बुक वैल्यू इसकी 30,000 थी, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 है. नाउ टेल मी वेदर रुपीज 50,000 वुड बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स और इट वुड बी 30,000 एज द बुक वैल्यू. व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द डीम्ड डिविडेंड? आपका या तो जवाब होगा 30,000 या तो आपका आंसर होगा 50,000. मैंने पहला जवाब कट कर दिया. 30,000 इज अ रॉन्ग आंसर. मैंने 50,000 को सही मान लिया, बिल्कुल ठीक है. जो इसकी वैल्यू है ना, उतना डिविडेंड माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है. अगर इसकी एफएमवी हो जाए 70,000, तो अब बताओ अब कितना डिविडेंड होगा? अब तो मैंने काट दिया इसको 50,000 को. अब मेरे पास एफएमवी 70,000 है और फिक्स एसेट की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू 30,000 है. अब बताओ कितना होगा? अब आपका आंसर होगा या तो 30,000 या तो 70,000, या तो 30,000 या तो 70,000. सर 70,000. ठीक ठीक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट. ओके, मैंने कहा एफएमवी ले लेते हैं 1,00,000. अरे बोलो ना, प्रॉब्लम कितनी? एफएमवी कितनी है? 1,00,000. अब बताओ डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? सर आप फालतू की बात ज्यादा बोलते हैं. हाँ 1,00,000 ले लो, बट ऑब्वियस है. तो 50,000 अगर फेयर मार्केट वैल्यू है तो 50,000 70,000 है तो 70,000 और 1,00,000 है तो गलत जवाब. हाँ फंस गए. 1,00,000 डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा. सर कितना माना जाएगा? 80,000. सर ये कौन सा जादू है? अपने मन ने जो समझ में आएगा वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा. आपको मजा आ रहा है 80,000 में, तो 80,000 डिम्ड ना मुन्ना ना. ये मैंने ऐसे ही नहीं किया, ये मैंने आपको फंसाया है. ये 20,000 और ये 60,000, ये कहलाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. नॉन कैपिटलाइज्ड 60,000 एंड कैपिटलाइज ओ 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 20,000. तो टोटल है हमारा 80,000. सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा. अब मैंने आपको ये बता दिया. एक बार मैं आपके सामने ये सेक्शन 222A पढ़ता हूं, बिल्कुल इत्मीनान से. एनी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा ना डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, सी में भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डी में भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ई में देखेंगे पेमेंट बाय कंपनी. क्यों ये डिफरेंस आया आगे देखेंगे, लेकिन मेन वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. कोई कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का करती है, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हो या ना हो. यही तो मैंने किया. अरे यही तो किया, चाहे कैपिटलाइज्ड हो चाहे ना हो. ओके. हाँ, 80,000 रुपए तक का डिस्ट्रीब्यूशन
इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट करता है by releasing the asset of the company to its shareholder of all or any part of the asset। बस अगर कोई कंपनी अपनी एसेट का कुछ हिस्सा या पूरी एसेट अपने शेयर होल्डर्स में शेयर होल्डर्स में, हाँ, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनी ऑफ इट्स एसेट और ऑल ऑफ इट्स एसेट्स टू द शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स, then the amount distributed shall be treated as deemed dividend to the extent of availability of accumulated profits। चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, अगर कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड दे पाती तो कितना दे पाती, एक्चुअल में कंपनी अगर डिविडेंड दे पाती तो कितना दे पाती, तो कंपनी जब भी एक्चुअल में डिविडेंड दे पाती वो रिजर्व एंड सरप्लस से ज्यादा नहीं दे पाती, वो रिजर्व एंड सरप्लस से ज्यादा का अमाउंट कभी डिविडेंड दे भी नहीं सकती, और वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का वो अमाउंट यूज कर सकती है कंपनी डिविडेंड में जो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। ध्यान देंगे, चलिए फिलहाल वो सब बात की बातें। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर कंपनी के पास टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 80,000 है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट कैपिटलाइज्ड। तो नॉट कैपिटलाइज्ड इज 60,000, कैपिटलाइज्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज ₹20,000। आखिर इसी रेवेन्यू प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड बटा हो, बोनस शेयर बटा होगा शेयर होल्डर्स को, वही है। मैंने अगर 80,000 यहां लिखा था जब पहली बार, तो आपका दिमाग जानते हैं क्या क्लिक किया था, आपका दिमाग इस 80,000 को लेकर के क्लिक किया था, जबकि इसमें कोई फिलहाल रोल नहीं है। अब आप समझे, क्योंकि हम कैश तो कुछ दे ही नहीं रहे, तो कैश को तो बीच में लाना बना है। तो 80,000 इज नॉट दैट 80,000 विच इज अवेलेबिलिटी इन फॉर्म ऑफ कैश। अब मैं फिर से बोलूं, इफ any company is going to distribute its asset, all assets or part of the asset to the shareholders, whether preference or equity, then it would be treated as the deemed dividend to the extent of availability of accumulated profits, whether capitalized or not. That's it। और बिल्कुल सही बात भी है भाई, कंपनियां तो ऐसे शेयर होल्डर्स को क्या बांटेंगी, एसेट्स बांटेंगी। मैंने कहा अगर ये पूरा का पूरा एसेट जो 50,000, 70,000, 1 लाख का केस है, वो सारा का सारा मिस्टर ए को दे दो। नाउ द शेयर होल्डिंग की वैल्यू डजंट मीन, उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। आपके पास 1% शेयर हो और आपको 10 लाख की एसेट दे दी जाए, इट वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। पूछो क्यों सर, ये तो सरासर नाइंसाफी है। वो इसलिए कि अगर इसको मना कर दिया गया तो कंपनी क्या करेगी, सारा का सारा एसेट इस 5% वाले को दे देगी, और ये 5% वाला क्या करेगा, पैसा बांट देगा बीसीडी में। तो अल्टीमेटली इन टोटालिटी कंपनी गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो अगर आप किसी एक शेयर होल्डर को भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। होप सो ये समझ में आया पूरा कंसेप्ट। अगर 222A समझ में आ गया तो ना तो B, C, D, E में थोड़ी दिक्कत होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रॉब्लम तो कहीं नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए सेक्शन 222B की बात करते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि कंपनी को अब समझ में आ गया, अब हमारी चाल चलने से रहे, अब हमें ना एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। कंपनी को ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं 222B की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? बी में क्या सिचुएशन होगी जरा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अब आपके सामने ये बैलेंस शीट है जो मैंने किया था 222A में यूज किया था। नाउ द सेम बैलेंस शीट आई एम गोइंग टू यूज इन 222B।
कंपनी ने इसको मैं कर देता हूं 60,000, ये मैं कर देता हूं आपको फर्दर समझाने के लिए 20,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, कंपनी ने क्या किया, अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एसेट नहीं दी, but ultimately company wants to provide them a different type of benefit which is not in terms of cash. Now what the company can do? कंपनी ने कहा ठीक है, मना कर रहे हो ना एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का, नहीं करते, जाओ। खुश? गवर्नमेंट ने कहा खुश। कंपनी ने चालाकी निकाली। कंपनी ने अपने इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट दिए। कंपनी ने इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और बोनस शेयर बांट दिए। ओहो, एक एक्स्ट्रा आ गया, बोनस शेयर। ये है हिसाब किताब। इक्विटीज को क्या बांटा गया, ये, और प्रेफरेंस को क्या बांटा गया, इन लोगों को बांटा गया ये। अब हो गया ना लोचा। अल्टीमेटली दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी। अल्टीमेटली उनको मिल गया, अब चीज जो मिलना था मिल गया। डिविडेंड नहीं मिला, एसेट भी नहीं की, और कंपनी ने सरकार को मूर्ख बना दिया। 222B लाया गया, कहा नहीं, अब और मूर्ख नहीं बनना, ये अत्याचार अब सरकार नहीं सहेगी। क्या बनाया गया होगा? अगर आप लॉ मेकर होते तो आप क्या बनाते? आप कहते कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और स्पेशली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर, तो उसे हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। क्लियर? अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, उसमें इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, देखो ना, दोनों चीजें कॉमन है, काफी चीजें कॉमन है, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये कॉमन है। कॉमन नहीं है तो क्या? बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के लिए स्पेशली एक पॉइंट कवर किया गया। बोनस शेयर केवल हम लोग उनको दे सकते हैं जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया जा सकता। पावरफुल है, मतलब इम्यूनिटी इतनी बताया दो। हाँ ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो एक ही तो वर्ड नहीं रखी है सब इनके, और सब एक ही नुकसान आए ना ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रामदेव जी ना ही अच्छा है, रामदेव जी भी आई है, रामदेव जी भी अच्छे निकल। हाँ तो अरमान बढ़िया बुराई, लेकिन हे दिन से भी भरोसा ना ना, ठीक है भाई, ठीक है। वो असल में स्पेशली रिसर्च कही थी ना उन्होंने भी रिसर्च की, उन्हें हल्लो मजा तो ज्यादा हो ना, हल्लो मजे इन्हें जी तो असांखे मार्च को मालूम है कि थे थी, इन्हें मालूम तो रिसर्च किया थी मार्च में, और हाने निकाली थी उन्हें बिजनेस के। हाँ उन्हें बिजनेस के, उन्हें मार्च में ही रिसर्च किया था। जब बीमारी इंडिया में आई थी, इन्हें रिसर्च करने पड़े, इन्हें अच्छा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल मालूम है भाई, मालूम है, आईज हॉस्पिटल था सब था। ठीक है, करण रिकॉर्डिंग एक बार वठ रही, एक सुबह एक शाम बंद कर रखते हैं अंदर। बोनस शेयर्स तो हम उसी को ही दे सकते हैं ना जो इक्विटी शेयर होल्डर हो। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कौन सा बोनस? इक्विटी और प्रेफरेंस में यही तो एक फर्क है।
कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट ओनली द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. They just want to get their amount in a fixed term. They don't want to share in the case of the loss of the company. They are the shareholders, we agree, but they cannot participate in an extra profit over the preference dividend. That's why bonus share cannot be distributed amongst the preference shareholder. But while we are just distributing the same to the equity shareholder, it is very much allowed. No question can be arise on that. तो इसीलिए मैंने ऊपर से इसको स्किप कर दिया और प्रेफरेंस शेयर में स्पेशली लिखा. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इक्विटी या प्रेफरेंस, क्या उनको डिवेंचर दे सकती है? सर देगी तो डिम डिविडेंड हो जाएगा. डिवेंचर स्टॉक दे सकती है? सर देगी तो डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा. डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे सकती है? सर दे तो सकती है लेकिन डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा. स्पेशली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर देती है तो क्या डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा? आपका जवाब होगा हाँ. कितनी वैल्यू तक? फिर से to the extent of availability of the accumulated profits whether capitalized or not. Again this amount cannot be in excess of rupees 80,000. If this amount is in excess of rupees 80,000, मान लो 1,00,000 रुपए का दे दिया गया तो 80,000 का ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. कितने का डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? 80,000 का डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. व्हाट इट क्लियर है? चलिए 222B को हम स्टडी करते हैं. कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स. ओहो फिर से, हाँ जी फिर से इक्विटी प्लस प्रेफरेंस. एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय ए कंपनी ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, चाहे इंटरेस्ट के साथ चाहे बिना इंटरेस्ट के, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बोनस के नाम पर, to the extent to which the company possesses accumulated profits whether capitalized or not. आपका ये सेक्शन 222B भी खत्म हो गया. Is it clear? चलिए अब आते हैं, हम बात करेंगे सेक्शन 222C की. ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है. ये बैलेंस शीट है. मान लेते हैं ये 10 अक्टूबर 2020 की बैलेंस शीट है. ठीक. और ये कंपनी का आखिरी दिन है. ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो देखें. उसी तरह यहां पर भी हमारा हिसाब किताब, अब कंपनी चूंकि लिक्विडेशन में चली गई है तो अब 11 अक्टूबर 2020 से कंपनी के यहां लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, क्योंकि इस दिन कंपनी लिक्विडेशन में चली गई. 11 अक्टूबर को किस में चली गई? लिक्विडेशन में चली गई. उसके एक दिन पहले यानी 10 अक्टूबर तक कंपनी चल रही थी. अब लिक्विडेशन में क्या होता है? लिक्विडेशन में सर होता क्या है? सारी की सारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है. लिक्विडेटर क्या करेगा? सारी की सारी एसेट्स को क्या करेगा सर? डिस्पोज ऑफ करेगा. सारी की सारी लायबिलिटीज को क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा, पे ऑफ करेगा. यही तो करेगा. This is the main work of the liquidator at the time of the liquidation. As and when the liquidator will appoint in the company, from the very same date, the director will be retrenched. Means अब director ना रहा और employee ना रहा. उसके लिए फिर all condition है जिसको आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते होंगे. चलिए उसको मैं भूल जाता हूं. तो अब लिक्विडेटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. अब लिक्विडेटर ने क्या किया? इन एसेट्स को रियलाइज किया होगा और इनको शेयर होल्डर्स में बांटने का काम किया होगा. तो सर आपने ना हम लोग को जब 222A पढ़ाया था कुछ ऐसे ही पढ़ाया था
कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स it would be treated as deemed dividend. While in this case, yes, earlier in this case, that was not the case of the liquidation. But yes, under section 222C, we are just discussing about the case of the liquidation. Here the company is a liquidator. Here the liquidator of the company is going to dispose of all the assets and the excess amount is to be distributed amongst the shareholders. अब कुछ चीजें क्लियर कर दूं मैं. बात तो ये वही हुई जो हम लोगों ने पहले देखी 222A में. तो कहा गया कि मान लेते हैं कि लिक्विडेशन की डेट तक जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो था 1 लाख, और आफ्टर लिक्विडेशन जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा शेयर होल्डर को, उस समय रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 1,50,000. हो सकता है कि कंपनी का एसेट्स प्रॉफिट में बिक गया हो, तो रिजर्व एंड सरप्लस बूम बढ़ गया. तो कहा गया कि जिस एक्सटेंट तक पिछला वाला हिसाब किताब है, यानी 1 लाख रुपए तक अगर शेयर होल्डर्स को एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन दिस इज द केस ऑफ द डीम्ड डिविडेंड. while here this is not the case of the deemed dividend in excess of rupees 1 lakh. तो 50,000 जो लिक्विडेशन के बाद का प्रॉफिट है, इसको हम बिल्कुल कवर अप नहीं करेंगे 222C में. अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली लिक्विडेटर हैज टू लिक्विडेट ऑल द थिंग्स. अब लिक्विडेटर तो थर्ड पार्टी होता है, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, उसका तो टैक्स इवेजन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, पक्की बात है. एंड ऑलवेज ही विल बी थिंकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स और द कंसर्न्ड पार्टीज. वो कंपनी के डायरेक्टर के हिसाब से काम नहीं करेगा, डायरेक्टर को उसने आते ही भगा दिया. तो 1 लाख रुपए तक का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द शेयर होल्डर, तो वो हमारा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. बट आफ्टर दैट वॉट एवर दे आर गेटिंग एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, बियॉन्ड दैट, मान लेते हैं 1,50,000 पाया उन लोगों ने, तो 1 लाख वो पहले अगर पाते लिक्विडेशन की डेट वाले के एक दिन पहले, 11 तारीख को लिक्विडेटर आया तो 10 तारीख की रात को जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस तक का उनको एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 222C में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. लेकिन इसके ऊपर का कोई भी डिविडेंड हम लोग डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे और उसको हम लोग शेयर कैपिटल का पे बैक अमाउंट मानेंगे. इज इट क्लियर? शेयर कैपिटल का पे बैक अमाउंट माना जाएगा. इज इट क्लियर? गॉट इट? एक और चीज मैं इसमें आपको एड ऑन करना चाहता हूं. एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन only the concerned party is equity shareholder because they are the ultimate risk bearer. वो ultimate risk bearer होते हैं equity shareholder. तो liquidation के केस की जब हम बात करेंगे तो उस केस में आप लोग शेयर होल्डर का मतलब केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर से ही लेंगे, प्रेफरेंस को यहां शामिल नहीं करेंगे. जबकि इसके पहले वाले में शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों लिया गया था, जबकि इस केस में हम लोग केवल इक्विटी शेयर होल्डर को ही बेस लेंगे. चलिए मैं आपको 222C रीड करके बताता हूं. एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर मींस इक्विटी ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. यहां पर ये नहीं कहा है कि एसेट को रियलाइज करके, क्योंकि लिक्विडेशन के समय तो मजबूरी होती है, एसेट को रियलाइज करके ही हम ऐसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो जो भी एसेट का अमाउंट एक्सेस हुआ होगा वो क्यों हुआ होगा? नॉर्मली हमारी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. चलिए, लेकिन उसको यहां पर लिखा नहीं गया. अल्टीमेटली द मैटर इज सेम. इज इट क्लियर? अब समझ में आया 222C का मतलब क्या है? चंगा. चलिए अब हम बात करेंगे आपके सामने 222D. सरकार को मूर्ख बनाने के लिए पहला तरीका यूज किया गया था शेयर होल्डर को एसेट बांट दो. दूसरा तरीका यूज किया गया था शेयर होल्डर्स को आप डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दे दो. अब तीसरा तरीका आ गया. ये बीच में था लिक्विडेशन, चूंकि वो जेन्युइन केस था. लिक्विडेशन के बाद फोर्थ एक नया तरीका ढूंढा गया. अच्छा, अभी भी तरीके बचे हुए हैं इन लोगों के पास? बिल्कुल बचे हुए हैं.
ओ ओ ओ ओ ओ चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा दोबारा। चलो भाई, अब हम बात करेंगे आपके सामने 222D की। कैसे बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे आप? कुछ बचा कहाँ? सोच लो, बचा तो बहुत कुछ है अभी। सरकार को मूर्ख बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि आपने 6,000 शेयरों में 10-10 रुपए दिए थे, तभी तो 60,000 हुए। आपने 2,000 शेयरों के पीछे 10-10 रुपए दिए, तभी तो 20,000 हुए। हम एक काम करते हैं, कंपनी तो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, बढ़िया नाम है। आपको क्या चाहिए? बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप एक काम करिए, हम ना आपकी इस वैल्यू को 10 रुपए की वैल्यू को 8 रुपए में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कितना हो गया? ये हो जाएगा 12,000 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000 और 4,000, 16,000 कम हो जाएगा। हम आपको कैश दे दे रहे हैं, बात खत्म, बैलेंस शीट टैली। इधर से भी 16,000 कम, उधर से भी 16,000 कम। अल्टीमेटली यू वेयर नीडेड द बेनिफिट ना, एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन फॉर्म ऑफ द कैश। मैंने आपको कैश दे दिया भाई, डिविडेंड नहीं दिया ना। ऐसे कैसे डिविडेंड दिया? मैंने तो आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस किया। अब कोई प्रॉब्लम है क्या सरकार को? आपने हमें कैपिटल का पैसा दिया, मैंने रिड्यूस करके दे दिया। प्रॉब्लम क्या है? किसको प्रॉब्लम हो सकती है भाई? ना आपको प्रॉब्लम ना मुझको प्रॉब्लम, तो सर प्रॉब्लम तो सरकार को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, ऐसा नहीं। एक लाइन की बात याद रखिए, शेयर कैपिटल कैन नॉट reduced and it can be done only in the case of internal reconstruction. और कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस। और ये दोनों चीजें तभी हो सकती हैं जब कोर्ट परमिट करे, और कोर्ट परमिट तभी करता है जब उसको लगता है कंपनी रेगुलर लॉस में है एंड कैन नॉट बी रिवाइव्ड। यानी कंपनी अब जिंदा बचने के मुद्रा में नहीं है और कंपनी अभी चलना चाहती है। कंपनी को रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं। यहां कौन सा लॉस हो रहा है भाई? पहली चीज। दूसरी चीज, रिडक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट के पास ऐसी बैलेंस शीट जाएगी, जन्म में वो हाँ नहीं करेगा रिकंस्ट्रक्शन का, बिकॉज द कंपनी इज इन द प्रॉफिट एंड हियर द मेन इंटेंशन इज टू इवेट द टैक्स। देखो सामने है भाई। तो यहां पर कोर्ट सीधे सीधे मना कर देगा। कोर्ट में तो ये मैटर जाएगा ही नहीं। पहली चीज कोई ले नहीं जाएगा, कंपनी ले नहीं जाएगी। देखो भाई, कोर्ट हमारा कंपनी प्रॉफिट में इसका रिड्यूस करना है। अरे भैया जाए, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कंपनी। कोर्ट तो वैसे ही डांट कर भगा देगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कहां? क्योंकि कंपनी लॉ ने साफ साफ मना कर रखा है कि कैपिटल रिडक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। And yes, a person can go with the court only in the case where the company is regularly in loss. And in near future, the company is thinking that there would be no any profit or the company cannot be revived until or unless the capital reduction process cannot be opted. तो वहां पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और बैलेंस शीट में ऊपर लिखता है, कोर्ट का जब परमिशन हो जाता है तो यहां लिखना पड़ता है एंड रिड्यूस बैलेंस शीट में, तब तक जब तक कोर्ट परमिशन देता है कि भैया 3 साल 4 साल तक अपनी बैलेंस शीट में लिखना एंड रिड्यूस। ऐसे कैसे हो गया रिड्यूस?
लोगों को धोखा देना है क्या? पब्लिक के फेवर में काम कर रहे हैं, पब्लिक के अगेंस्ट में? पैसा तो आपने पब्लिक से लिया है, उसको धोखा देने के पर्पज से? ऐसा नहीं कर सकते आप, जमाने लग गए वो। तो यहां पर ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ऐसा करती है तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। किस एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। Any distribution to the shareholder by a company on the reduction of its capital to the extent to which the company possesses accumulated profits after the end of the previous year and next before the first day following, whether such accumulated profits have been capitalized or not. That's it. क्या दिक्कत है इसमें? डेट वेट ये याद नहीं करनी है, बिफोर नेक्स्ट बिफोर द फलाने हो गया। लेकिन ये चीज जरूर याद रखनी है कि समथिंग मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। यस, अगेन हियर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ आर कवर्ड। इसको हम डिविडेंड डिविडेंड मान लेंगे। होप सो आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। अब आते हैं 222 पर। ए हो गया 222, ए बी सी टी। ए था एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, बी था डिवेंचर स्टॉक देना, सी लिक्विडेशन का प्रोसेस था, डी कैपिटल को रिड्यूस करना था, ई लोन और एडवांस का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सर लोन एडवांस, एक कंपनी है, और वो भी ऐसी ऐसी कंपनी नहीं, छोड़ देते हैं, प्राइवेट कंपनी, 2 मिनट के लिए मान लो प्राइवेट कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट ना रखती हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट ना रखती हो, मैं बार बार ऐसे बोलूंगा आप टेंशन आ जाएंगे, तो मैं एक ये लाइन पढ़ा देता हूं, नॉट बीइंग अ कंपनी विद द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, आप प्राइवेट वर्ड यहां से हटा दीजिए, अब कंपनी का मतलब वही लेकर चलेंगे जो मैंने आपको यहां दिखाया। अगर कोई कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को, मान लेते हैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने किसी शेयर होल्डर विकास कराने के चक्कर में है, और ये विकास इस कंपनी में 10% प्लस, मैंने क्या बोला, 10% प्लस वोटिंग राइट रखता है, और कंपनी ने इसको लोन दे दिया या एडवांस दे दिया। अब उस लोन या एडवांस को हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। किसके हाथ में? विकास के हाथ में। काय को लोन डिविडेंड मान लेंगे सर आप? क्या कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन भी नहीं दे सकती? अरे नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती। कंपनी का क्या ऐसा कोई काम है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो, द कंपनी will lend the amount to the public at all? Is it the main business of the company? Is it the main function of the company to give or provide the loan to the public? If yes, if the company is doing so normally, this is the normal course of business, then of course company can do so. The company can distribute the amount as a loan to their shareholders too. What's the problem in that? But if it is not, then how एंड वाई? प्रॉब्लम यही आती है ना, अगर कंपनी का ये सिस्टम नहीं है तो कंपनी आखिर क्यों लोन बांटेगी अपने शेयर होल्डर को? नहीं बांट सकती। तो हम यहां बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी को जिनका मेन काम लोन देना नहीं है उनको तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मिस्टर विकास की। तो इसको डिविडेंड डिविडेंड मान लिया जाएगा, दैट्स इट। क्या दिक्कत है? अच्छा, अब कंपनी ने की चालाकी। कंपनी जानती है
वाई प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में विकास का 25% शेयर होल्डिंग था, मोर देन 20%। 20% से अधिक होने का मतलब होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये तो मालूम है ना। 20% से अधिक का वोटिंग राइट पर कंट्रोल होने का मतलब है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना, प्रभावपूर्ण स्थिति होना। तो विकास का वाई प्राइवेट लिमिटेड पर कुछ ऐसा ही हिसाब किताब था, उसका एक्स में भी था और वाई में भी था। एक्स में 10% प्लस था, वाई में 25% प्लस था। तो अगर ये कंपनी एक्स इसको लोन ना देकर एक्स ने इसको लोन दिया या एडवांस दिया और कंपनी ने ये लोन या एडवांस इसको पास ऑन कर दिया, ओहो, अल्टीमेटली पहले एक्स के साथ, एक्स के यहां से विकास के पास जा रहा था, अब एक्स के पास से विकास के पास ना जाकर एक्स से एक्स पहले वाई को देगा, वाई उसको पास ऑन करेगा विकास को। ये भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई कंपनी इस तरह से लोन या एडवांस पास ऑन कराने का काम करती है तो उसको भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, ऐसे होगा, पक्की बात है। अगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर पी को लोन देती है और पी ये पास ऑन कर देता है विकास को, तो भी ये केस लगेगा भाई। तो अगर कोई बीच में अड़ंगा डालेगा तो भैया टंगड़ी फंसेगी, डीम्ड डिविडेंड तो मान लिया जाएगा। क्लियर हुआ केस। सर आपने एक बात बोली, आपने केवल लोन बोला होता तो बात हमारे गले के नीचे उतर जाती। आपने एक और वर्ड यूज किया, एडवांस। ये एडवांस क्यों भाई? एडवांस हो क्या सकता है? एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने विकास को 1,00,000 रुपए दिया, कहा मशीन ले आओ, ये मशीन ले आओ नोएडा से। अब एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया लोन टू विकास फॉर परचेज ऑफ मशीन, कितना रुपया? 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, जो भी दिखाया। 4 साल बीत गए, कितनी? 4 साल बीत गए, आज भी एक्स प्राइवेट लिमिटेड उसको एडवांस टू मिस्टर विकास फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ही शो हो रहा है। ये एडवांस ऐसा होता है क्या? मम्मी कहें आलू ले आओ, आलू लेने में साल भर लग जाएगा क्या? भैया ये तरीका गलत है। ये आपने एडवांस नहीं दिया है किसी सामान के अगेंस्ट, ना ना ना। एडवांस होता तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर वो मशीन आ जाती। Here the advance is not given, but the name of the advance has been used, and indirectly the loan was passed on to the Mr. Vikas, to Mr. Vikas. Is it a right manner? नहीं सर, ये तो लोन दे करके एडवांस का नाम लगा रखा है, करे कोई और भरे कोई और, किसी और के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना हुआ, ये एडवांस है बेचारा, जिसके कंधे पर बंदूक रख करके कंपनी चलाना चाह रही। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो अब यहां समझ में आया एडवांस क्या? तो एडवांस हेयर मींस एडवांसेस इन द नेचर ऑफ द लोन। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोन ओनली, बट यस एडवांसेस वुड बी कवर्ड इफ द एडवांसेस इज ऑफ such nature that they are just having the characteristic of loan. That's it. अब समझ में आया? अब मैं एक करके बोलूंगा, अब इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बस इतना याद रखिए। वो इसलिए फायदा नहीं है कि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो अब बहुत, चलिए पढ़ ही देते हैं, कंफ्यूज तो होना ही है वैसे भी अगर पढ़ेंगे तो। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो, अगर वो कोई एडवांस या लोन देती है, जो मैं काट दे रहा हूं उसको नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, इतना ठीक है ना। अगर कोई एडवांस या लोन देती है किसी शेयर होल्डर को जिसका उस कंपनी में 10%, जो जिसका उस कंपनी में 10% होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, हाँ या ना, ये कम से कम 10% का वोटिंग राइट हो, प्लस बेनिफिशियल ओनर भी वही हो। सर ये बेनिफिशियल ओनर भी वही हो मतलब अगर शेयर इसका है तो बेनिफिशियल ओनर भी वही होगा, ऐसा किसने कहा? घर पापा के नाम से, रेंट मम्मी के नाम से आता है हो सकता है,
तो भले रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर एक्स हो, लेकिन उसका जो फायदा है वो मिस्टर वाई को मिलता है। तो यहां पर अगर बेनिफिशियल ओनर हो सकता है डिविडेंड वगैरह विकास ने पास ऑन कर रखा हो किसी दूसरे के नाम से, तो वो यहां पर कवर नहीं होगा। तो विकास के पास ही 10% से अधिक का वोटिंग राइट है और विकास ही उन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर है। तो दोनों में फर्क है, बेनिफिशियल ओनर और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में। तो कहा गया अगर कोई कंपनी जिसमें किसी पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर होल्डर को जिसका उस कंपनी में 10% से अधिक का वोटिंग पावर है और उन शेयर्स का वो बेनिफिशियल ओनर है, तो कंपनी अगर ऐसा लोन या एडवांस ऐसे बंदे को देती है तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अगर कंपनी इसको पास ऑन ना करके कंपनी किसी दूसरे बंदे को लोन या एडवांस देती है जिसमें ऐसे शेयर होल्डर का, ऐसा शेयर होल्डर जिसका कंपनी में, मेन कंपनी में जो दे रही है उसमें 10% प्लस बेनिफिशियल ओनरशिप है, ऐसी कंपनी को दे रही है जिसमें इस शेयर होल्डर का 20% से अधिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसको भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। और टू एनी कंसर्न in which shareholder is a member or a partner and in which substantial interest is there, बात खत्म। अब प्रॉब्लम टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब एक फर्क आया यहां पर, ये याद रखेंगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहां पर वो नहीं है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो वो बोनस शेयर वाला छोड़ देना। हमने इतना कुछ बता दिया, वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 80,000 आ रहा था 20,000 ऐड करने के बाद, ये 60,000 ये ले रहे थे, 20,000 ये, तो भैया 20,000 मत लेना। अब यहाँ लास्ट वाले केस में केवल टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो उसको भूल जाना, केवल जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखेगा उतना। इस पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए सर कंपनी से गलती हो गई, उससे कोई शेयर होल्डर आया, उसने कहा लोन दे दो, लोनिया दिया कंपनी ने, उसको 5 लाख रुपए दे दिए। अगले दिन कंपनी के सीए ने कहा ये क्या कर डाला तूने, गलती कर दी भाया। अब कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, अगले दिन उसने उस पर पैसा वापस ले लिया। गलती हो चुकी, कत्ल हो चुका, सजा तो जरूर मिलेगी, भले ही ये पैसा वापस ही क्यों न ले लिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती गलती होती, गलती की सजा अब मिलेगी, डीम्ड डिविडेंड हो गया, भले ही 1 घंटे के लिए ही सही। अगर इस तरह का लोन दिया गया है देन दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। यस, तो ये आपके पॉइंट थे सेक्शन 222 ए बी सी डी ई। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? पूरी तरह से समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर किए जितने कवर करने चाहिए थे। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।